नमस्कार, स्वागत है आपका घटना चक्र पुनरावलोकन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में भारत की राज्य व्यवस्था हम देख रहे थे, जिसमें आज हमारा टॉपिक उपराष्ट्रपति होने वाला है। तो बिना किसी टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य होते हैं, तो कौन इसके सदस्य होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। संविधान के आर्टिकल 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचित गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो कैसे निर्वाचित होता है? संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। ठीक है, 1996 का प्रश्न है एमपीपीएससी का। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करता है, तो कौन कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होता है? देखो, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे, विधान परिषद के भी नहीं होंगे, इसलिए 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। कथन और कारण यहाँ पर दे रखा है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा तब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता रखता हो। ठीक है, फिर उसके बाद कारण बता रखा है आर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ए और आर दोनों सत्य और आर ए की या आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरणीय सही व्याख्या है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आपको पता होगा जो जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति रहता है। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन आपको इसमें असत्य दिखेगा? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो गलत। ठीक है, कौन करता है आपका? तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों करते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा आपको सही नहीं दिखेगा यहाँ पर? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्यों निर्वाचित होने की योग्यता हो, तो ये गलत है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना आपका राष्ट्रपति का होता है, तो क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही। उसको एक अनौपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो अनौपचारिक महाभियोग के द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए 1 और 4 आपका इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब गलत 4 कथन है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग के विशेष में बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए आपका ये गलत है 4। और 1 क्यों गलत है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को उसके पद से विभिन्न निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के। ठीक है, या राज्यसभा बोलेंगे इसको, राज्य परिषद या राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा के किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में? तो केवल राज्यसभा में। ठीक है, केवल राज्यसभा में, ये याद रखना। संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो राज्यसभा में, फिर लोकसभा में आएगा। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता में ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो आपको याद रखना राज्यसभा। राज्यसभा में जो आपका रहता है अध्यक्ष, ठीक है, वो अध्यक्षता करता है, तो उसका सदस्य नहीं होता है बल्कि आपका उपराष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं देखने को मिलेगा आपको इसमें? तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तो यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश, बिल्कुल सही। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, बिल्कुल सही। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन नहीं थे बल्कि कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये उपराष्ट्रपति से हमारे संबंधित खत्म होते हैं, तो आप यहाँ पर उपराष्ट्रपति देख लेते हैं कितने रहे। तो पहले आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ठीक है, ये तो उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति पहले राजेंद्र प्रसाद और अभी कौन है वर्तमान में, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मुर्मू, ये याद रखना। 15वीं राष्ट्रपति है अपनी व्यक्तिगत क्रम में। ठीक है, और कार्य अनुसार 17वीं हो जाएंगे। तो 15वीं द्रौपदी मुर्मू है। ये रामनाथ कोविंद वाला जो इससे पहले थे वो थे, अभी द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और याद भी कर लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिर वेंकटेर, ये कारवाक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वराहगिरी वेंकटगिरी, फारूक अली अहमद, बीडी जत्ती, नीलम संजय रेड्डी, ये पहले थे जो निर्विरोध चुने गए। ज्ञानी जेल सिंह, इनके समय में बाल आपका कौन सा आया था, डाक अधिनियम। ठीक है, जो इन्होंने कौन से पॉकेट वीटो का आपका प्रयोग किया था। आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति भी देख लो यहाँ पर। तो सबसे पहले सर्वपल्लम राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू, और अभी जगदीश धनखड़। ठीक है, जगदीश धनखड़ ऐसा उनका नाम है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी यहाँ से हमारा खत्म होता है। अब हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद यहाँ से चालू हो जाता है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्न कथनों में कौन सा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र होता है, तो नाम मात्र नहीं होता, वास्तविक होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता, तो उत्तरदायित्व होता है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता राष्ट्रपति को कहकर। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, तो ये आपको सही देखने को मिलेगा, डी। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री होता है तो कैसा होता है, नियुक्त होता है। ठीक है, अब बोलेंगे अरे उसका तो हम निर्वाचन करते हैं, तो अरे बाबा निर्वाचन आप किसका करते हो, सांसद का। ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री का। सांसद मिलके क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त का चयन करते हैं और राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। आगे चलते हैं। भारत के का प्रधानमंत्री मुख्य राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका होता है आपको पता होगा, केंद्र सरकार का होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में प्रावधान है दायित्वों का, किसका है आपका, तो आपको पता होगा, ये आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री से संबंधित देखने को मिलेगा। ठीक है, 78। कैबिनेट का तात्पर्य है, तो कैबिनेट का तात्पर्य क्या हो जाएगा, कैबिनेट स्तर मंत्री से। ठीक है, संविधान के में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वो कहाँ हुआ है, तो आप सभी को पता होगा, वो आर्टिकल 352 में हुआ है। अब आर्टिकल 352 क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, या इकाई से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से है, या आपातकाल से है, या फिर आपका वित्तीय आपातकाल, तीन में से किससे संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जितने में पढ़ता हूं आप लोग विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दे रखा है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। फिर हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो देखो पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या किया जाता है, मंत्री जितने मंत्री बनते हैं उनको क्या एक मंत्रालय दिया जाता है। एक तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के, तो ये प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, इनकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपालिक शक्ति किसके पास होती है, एमपीपीएससी का ही प्रश्न है आपका, तो आपको पता होगा इसका आंसर तो प्रधानमंत्री के पास होती है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य है तो क्या होगा। अब आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, आप भी पढ़ते जाइए तो ही आप इसको सही लगा पाएंगे। तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ठीक है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो देखो प्रधानमंत्री अगर संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा, वह अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वो केवल लोकसभा में आता है, और लोकसभा में आपका कौन देता है, तो लोकसभा के सांसद ही देंगे, राज्यसभा के नहीं देंगे, इसलिए वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता। ठीक है,
अब वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकता तो बोल सकता है, वे केवल उच्च सदन में ही तो वो उच्च सदन की जगह आपके निम्न सदन में भी आकर दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर तो 6 माह के अंदर वो निम्न सदन का नहीं, उसको किसी भी एक सदन का सांसद होना जरूरी है, भले वो राज्यसभा से बन जाए या लोकसभा से बन जाए। लोकसभा के लिए जनता चुनेगी और राज्यसभा के लिए वही आपको पता है कि सांसदों द्वारा चुना जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का विवेचित करता है? तो कौन सा करता है? आपका आर्टिकल 75। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो कैसे होते हैं? आमतौर पर लोकसभा के सदस्य। सॉरी, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो अब आपको देखना है नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो पहले ही बात सही दिख रही है। अब दूसरी तीसरी भी पढ़ लेते हैं। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य, लोकसभा नहीं संसद के किसी भी सदस्य, ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से होना तो जरूरी ये भी नहीं है, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य ये भी नहीं है, तो एक वाला ही यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको क्या पहले सांसद बनने की योग्यता होना चाहिए, तो सांसद बनने के लिए आपकी 25 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, ठीक है। एमएलए बनने के लिए कितनी है ये आप लोगों को लिए कॉमेंट करके बताओ। प्रधानमंत्री को लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके उसने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन कर सकता है, तो कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक, तो स्वविवेक का प्रयोग करेगा, ठीक है। क्या करेगा? स्वविवेक का प्रयोग करेगा, ठीक है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन करने में समिति शक्ति रखता है, क्योंकि स्वविवेक का प्रयोग की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तो स्वविवेक का नहीं करेगा, ठीक है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करेगा, तो स्वविवेक का प्रयोग बिल्कुल सही है, स्वविवेक का प्रयोग करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, स्वविवेक का प्रयोग करेगा। संसद के दोनों सदनों में सदस्य अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो अब देखो ये क्वेश्चन ही कुछ यूपीएससी का तो बहुत ही घुमा फिरा क्वेश्चन लग रहा है ये, तो इसमें अपन को क्या देखना है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके, ठीक है। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में स्वविवेक का प्रयोग करता है। किसका? स्वविवेक का प्रयोग करता है। ये भले वो आपके कहाँ का हो, ये तो चारों ऑप्शन सही, ठीक है, चारों ऑप्शन सही देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे आपका सही कौन सा है जो आपका इसके पास जाता है 100% के पास? तो 3 नंबर का सी जाता है। ये तो ये भी सही और ये भी। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्र मंत्री रह सकता है, तो कब तक रह सकता है? 6 माह तक। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री आपको पता होगा कि ये होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति आपकी उत्तरदायित्व होती है? मंत्रिपरिषद होती है आपकी लोकसभा के प्रति, ठीक है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के, लोकसभा के अध्यक्ष के भी नहीं, राष्ट्रपति के भी नहीं, संसद। तो संसद में आपका राज्यसभा भी आता है, लोकसभा भी आता है, राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? लोकसभा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कैसे विचार करना है? कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, तो केवल एक सही हो जाएगा। कथनों पर विचार करना है वापस से। तो पहला दिख रहा होगा, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, एक तो सही है। तो यहाँ पर ये तो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब 2 हट गया, ठीक है।
संघीय मंत्री जो आपको देखने को मिलेगा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण करता है, तो सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, सही है। केंद्र में मंत्रिपरिषद, संसद, एक बार देख लो, संसद नहीं लोकसभा, ठीक है। अभी अपन पीछे देख के आए हैं लोकसभा, तो एक तो गलत हो जाएगा, तो एक यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया, तो बच कह रहा 2-3। अब अपन ने पहले ही पढ़ के ये 2-3 गलत बता दिए थे, लेकिन नहीं, इसको अपन को क्वेश्चन को क्या है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो जब जाके आप सही लगा पाओगे, वरना क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है और आप गलत करके आ जाते हैं, जैसे अभी मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, भले 2-4-5 मिनट ले लो क्वेश्चन को पढ़ने में, लेकिन अच्छे से पढ़ो, टाइम तो आपके पास अच्छा रहता है प्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, ये तो है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए, तो ये बात सही है। ये भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन इसका पालन किया जाता है। बहुमत खो देता है मतलब उसको बहुमत नहीं मिल पाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, वो पारित हो जाता है, तो उसे प्रधानमंत्री को क्या त्याग पत्र देना पड़ता है। नीचे वाले पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर सही हो गया है, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद भारत में सभी भागों में प्रतिनिधित्व करता, तो बिल्कुल सही। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कर्तव्य का वहन करेगा, तो बिल्कुल सही है। भारत के राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खालिस्तान के अधीन रहकर कार्य करती है, तो किसके अधीन? तो आपको याद रखना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कार्यपालिका के खालिस्तान के अधीन रहकर कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था पूछा है, तो ये चुनाव आयोग की नहीं, विधायिका के, ठीक है, विधायिका के, चुनाव आयोग नहीं, विधायिका के। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम लागू करना। न्यायपालिका का काम उन कानून सही बनाया या नहीं बनाया ये जांच करना। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती? अविश्वास, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो कौन सा मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तित्व या देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ये तो आपके राष्ट्रपति की ही होगी, ठीक है, कि स्पीकर की। तो ये स्पीकर की होगी, ना कि राष्ट्रपति की, ठीक है। कोई भी, ये आपका मान लो लोकसभा है, उससे त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है। त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में अपना भाषण देने के लास्ट बार देने के लिए किसकी अनुमति होगी? तो वो देना चाहता तो स्पीकर की अनुमति से दे सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होना चाहिए? आपको 50 होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? उल्लेख है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थगित, तो बिल्कुल सही, 1 और 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो कौन सी आपकी सही स्थिति नहीं होगी? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, तो गलत बात है, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन आपका राज्यों में लागू होता है, केंद्र में नहीं होता है, तो यही गलत हो गया, तो ये स्थिति नहीं है, तो एक ही हो जाएगा। ये तीनों भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था को बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कह सकता है, तो कह सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था का से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र ही नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, ठीक है। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने कार्यभार का निर्वाह करेंगे, तो करेंगे। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट की में पहली गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना था? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो कैलाशनाथ काटजू, ये अपने सीएम भी रहे हैं, ठीक है, एमपी के एमपीपीएससी ने 2010 में पूछा हुआ प्रश्न भी है। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन रहे? तो BR अम्बेडकर रहे। प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। अगर आपको कार्यकाल भी याद है तो अच्छा है, वरना नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिससे आपको याद रखना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी 99 करीब में थे, ठीक है, तो यहाँ से ये देखने को मिलेगा आपको 99। इसका ऑप्शन नहीं है साथ में, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। फिर उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? HD देवगौड़ा तो 96 करीब में थे, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 96। फिर चंद्रशेखर याद रखना है, तो 90 करीब में, तो 90 ये रहा यहाँ पर। अटल बिहारी 99। इंद्र कुमार गुजराल, तो इंद्र कुमार गुजराल 97 करीब में। तो विश्वनाथ प्रताप 89 में।
भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, किसकी हुई? लाल बहादुर शास्त्री की आपकी देश के बाहर इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? तो ये आपको याद रखना है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ठीक है, ताशकंद समझौता भी आपने सुना होगा। ठीक है, इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। निम्न राज्यों के संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान जो भारत के प्रधानमंत्री बने। एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न है। ठीक है, नरेंद्र मोदी तो सबको पता है, गुजरात से, तो यहाँ पर ई का तो सब 3 ही दे रखा है। अब बच रहा ए बी सी डी। तो पीवी नरसिंहा राव, तो पीवी नरसिंहा राव आपको पता होंगे, अविभाजित आंध्र प्रदेश। मोरारजी देसाई तो आपको बंबई। एच डी देवगौड़ा तो कर्नाटक। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी गुजरात। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा? डी। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो ये आपके चंद्रशेखर। ठीक है, ये ध्यान रखना, जबकि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, जबकि एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के रहे हैं। ठीक है, फिर आपके कौन आते हैं? पीवी नरसिंहा राव आते हैं, तो पीवी नरसिंहा राव आंध्र प्रदेश के। मोरारजी देसाई तो ये आपके महाराष्ट्र के क्या सीएम रहे हैं, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हो पाया है? तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर नहीं, जो आपके कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर भी नहीं होंगे, चौधरी चरण सिंह। हाँ, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह याद रखना है। ये क्या हुआ? संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि इनका कार्यकाल ही बहुत छोटा था, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा, हो ही नहीं पाए। ठीक है, और इनको क्या करना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई जब प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो याद रखना, नरसिंहा राव थे। ठीक है, और उस समय आपके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे, बिल्कुल सही। आरबीआई के गवर्नर रहे, बिल्कुल सही। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे, तो ये वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष कभी नहीं रहे। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व भी किया इन्होंने, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे कभी भी। मनमोहन सिंह तो कहाँ से थे? तो ये असम राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। इस जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये देखने को मिलेगा। लेकिन जो 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, जब असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा चुने गए थे, इसके पश्चात वो असम में 96 और 2001 और 7 में और 2013 में राज्यसभा सदस्य बने। वर्तमान 2019 से वे राजस्थान राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, वर्तमान में कहाँ से? वर्तमान में वो आरजे से हैं। ठीक है, आरजे राजस्थान से। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, तो उप प्रधानमंत्री पद का सृजन आपको याद रखना है कि ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो आप सभी को पता होगा ये तो कौन होता है, तो आपको ये होता है आपके मंत्री सचिव। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य सचिव है, आपने सुना होगा। ठीक है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या? ये आपका एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर बस एक ऑप्शन बढ़ा दिया था उन्होंने कि मध्य प्रदेश लिख दिया था। तो ये आपके किसके द्वारा हुआ था? ये तो आपको ये याद रखना है कि 51वें संविधान संशोधन 2003। निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका श्वेत पत्र। ठीक है, श्वेत पत्र। अब हरी पत्र, पित्त पुस्तिका, नीली पुस्तिका, ये आपको देखने को मिलेगी। और श्वेत पत्र जो है आपका कैसे संबंधित? भारत में सरकार तथा उसके द्वारा किसी मंत्रालय द्वारा विषय पर विस्तृत आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र पर जारी होता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये किसके रिपोर्ट पर आधारित था आपका? तो ये याद रखना है आपको, गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर ने आपका 1949 में अपनी रिपोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मिशनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विस के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायित्व मंत्रालय के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, काउंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है?
तो कौन आपको देखने को मिलेगा इसका अध्यक्ष? तो इसको भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। अब वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका हिंदी नाम है, ठीक है, क्या? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है तो आपका प्रधानमंत्री। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान नारा आपको अच्छे से पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने किया। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ठीक है, जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया? तो ये आप लोग नीचे जो कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? एमपीपीएससी का प्रश्न है ये आपका। तो किस वर्ष आपका सृजित किया गया? 51 में, ठीक है, 51 में आपका सृजित किया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया। संसदीय सचिव एक उच्च रैंक का अधिकारी पद है, ठीक है। संसदीय सचिव की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और संसदीय सचिव का मुख्य कार्य कैबिनेट मंत्रियों और प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं हो जाएगा? JL नेहरू शांतिवन, बिल्कुल सही, ठीक है। BL शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री तो विजय घाट, इंदिरा गांधी तो शक्ति घाट, राजीव तो कर्मभूमि। कर्मभूमि राजीव गांधी की नहीं थी आपको, ठीक है, क्या थी? राजीव गांधी की वीरभूमि, वीरभूमि, ठीक है। अब कर्मभूमि पूछेंगे तो किसकी हो जाएगी? तो ये आपके राष्ट्रपति थे शंकर दयाल, ठीक है, शंकर दयाल के बारे में कर्मभूमि। जय जवान जय किसान नारा ये अपन देख लिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, तो ये खत्म होता है हमारा यहाँ से, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्लास यहाँ पर खत्म होती है। तो कल से हम देखेंगे महान्यायवादी या महाधिवक्ता, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, या इसके अलावा कुछ और टॉपिक हुआ तो वो लेकर आएंगे। तो बहुत जल्द आपकी जो है हम घटना चक्र खत्म करा देंगे। आधी घटना चक्र तो मान के चलो हमारी हो गई है, अब आधी और बची है। तो ये आधी घटना चक्र अभी 10 वीडियो में हो गई है, तो मान के चलो 5 से 7 वीडियो में और लगेंगे और घटना चक्र पूरी हो जाएगी, ये आपके लिए। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं।